आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पढ़ाया जाता है और मेन बात यह है कि ये एमए राजनीति विज्ञान के द्वितीय सेमेस्टर में समकालीन राजनीतिक मुद्दों के अंतर्गत इकाई 5 का यह विषय है और विषय है हमारा आज का जिस पर हम विचार करेंगे वो है तृतीय विश्व। क्या है? तृतीय विश्व। तृतीय विश्व या तीसरी दुनिया इसे कहते हैं। अब बड़े मजे की बात यह है कि पहली और दूसरी दुनिया कौन सी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जितने भी उपनिवेश थे एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो इंग्लैंड था, फ्रांस था, तो ये राष्ट्र जो जीते हुए राष्ट्र थे और जो हारे हुए राष्ट्र थे, इनके जितने भी उपनिवेश थे, उपनिवेश का तात्पर्य जहां उनका साम्राज्य स्थापित था, जैसे भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित था, श्रीलंका में था, इसी प्रकार दूसरे राष्ट्रों का अपने अपने इनके उपनिवेश थे। द्वितीय विश्व युद्ध के भयावह परिणाम थे। जापान को पूरी तरह से बमबारी से बर्बाद कर दिया गया। क्लियर हो गई बात? जर्मनी हार गया, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण दो राष्ट्र जो सामने आए वो राष्ट्र थे अमेरिका यूएसए और यूएसएसआर, अर्थात अमेरिका और रूस। क्लियर हो गई? और इन दोनों के बीच में युद्ध के दरमियान ही इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलने लगी और सन 1945 से लेकर सन 1960 तक सारे के सारे उपनिवेश आजाद होने लगे। आजाद होने के पीछे का जो महत्वपूर्ण कारण यह है कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये जो दूसरे देशों को गुलाम बनाकर रखे थे, उन देशों को आजाद होने का मौका मिला। धीरे धीरे सारे के सारे राष्ट्र आजाद होने लगे। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही दो प्रकार की विचारधाराएं सामने आने लगी। अमेरिका और अमेरिका से जो संबंधित राष्ट्र थे उनको हम पूंजीवादी राष्ट्र कहते हैं। लोकतांत्रिक राष्ट्र है, पूंजीवादी राष्ट्र है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य और इनका मुख्य लक्ष्य था वह था साम्यवादी विचारधारा को रोकना। और ये साम्यवादी विचारधारा का जो लीडर था वह कौन था? रशिया, रूस, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। इसमें बहुत बड़ा देश था। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा देश बन गया था। क्लियर हो गई बात? लेकिन अमेरिका भी युद्ध के बाद एक राष्ट्र हो गया। अर्थात पुरानी जो व्यवस्थाएं थी, जो पुराने जो विश्व राजनीति के खिलाड़ी थे, या जो पुराने जो कौन थे विश्व शक्तियां कौन थी पुरानी? इंग्लैंड थी, फ्रांस थी, जर्मनी थी। अर्थात उस समय बहुत ज्यादा विश्व शक्तियां हुआ करती थी, लेकिन ये द्वितीय स्तर के थे। लेकिन ये भी युद्ध में जीत चुके थे, जीता हुआ पक्ष था। अब ये धीरे धीरे ये विश्व राजनीति पर अपना कब्जा जमाना प्रारंभ किए और इन दोनों के बीच में वैचारिक आधार पर विश्व के गुटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो प्रारंभ कर दिए, एक दूसरे के खिलाफ कार्यवाही प्रारंभ कर दिए। और उसी का परिणाम हुआ कि जर्मनी दो भागों में विभाजित हुआ।
क्लियर हो गई? इसके पश्चात कोरिया दो भागों में विभाजित हो गया और जितनी भी समस्या, कोरिया की समस्या, कांगो की समस्या, अरब इजराइल की समस्या, भारत पाकिस्तान की समस्या, क्लियर हो गई? छोटे छोटे राज्य, नए नए राज्यों का निर्माण हुआ। अब इसमें बड़े मजे की बात यह है कि जो विचारक हैं वो कहते हैं विचारधारा के आधार पर ये पहला राष्ट्र, ठीक, ये दूसरा राष्ट्र और ये जो बाकी राष्ट्र अर्थात यूएसए और उसकी विचारधारा से संबंधित जितने भी राष्ट्र हैं, जो इस पूंजीवादी गुट के राष्ट्र है, यह प्रथम श्रेणी के राष्ट्र, ये द्वितीय श्रेणी के राष्ट्र जो साम्यवादी विचारधारा को मानते हैं और साम्यवादी गुटों को मानते हैं, और इन दोनों में परस्पर शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। उसको हम कोल्ड वार कहते हैं। कोल्ड वार का मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे का विरोध तो कर रहे हैं लेकिन सामने सामने वह युद्ध नहीं कर रहे, अर्थात वह अपनी विचारधारा का विस्तार करना चाह रहे हैं। अर्थात इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही है वह विश्व शक्ति बनने की, कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। साम्यवाद की विचारधारा, महत्वपूर्ण बात यह कि साम्यवाद की जो मूल विचारधारा है वो ये रहती है कि साम्यवाद पूरे विश्व में फैल जाए, अर्थात ये प्रारंभ से ही विस्तारवादी नीति को मानते आए हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अब विचारक जो हैं वो बोले कि तृतीय विश्व का नाम इसको देने लगे, और जो तृतीय विश्व का नाम उसको जो दिए वो दिए हैं, जो सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किए वो किए एल्फ्रेड सोबी ने सन 1951 में। उन्होंने एक निबंध लिखा और उन्होंने पहली बार तृतीय विश्व, थर्ड वर्ल्ड शब्द दिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड बिलोंग्स टू यूएसए एंड अलायंसेस, सेकंड वर्ल्ड बिलोंग्स टू यूएसएसआर एंड अलायंसेस। और ये लोग क्या करने लगे, एक दूसरे का विरोध करने के लिए ये सैन्य संगठनों का निर्माण करने लगे, नाटो, सीटो, सेंटो, और ये यहां से वार्साय पैक्ट, अर्थात सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर नाम ये दे रहे हैं सामूहिक सुरक्षा, और बना रहे हैं क्या, सैन्य संगठन बना रहे हैं, परमाणु शस्त्र। और इसमें से मुख्य रूप से कुछ विचारक ये मानते हैं कि जो परमाणु संपन्न राष्ट्र, परमाणु संपन्न राष्ट्र का तात्पर्य जिनके पास परमाणु बम है, क्लियर हो गई? तो वो उस समय 5 राष्ट्र थे जिनको कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो मिला है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो मिला, विशेषाधिकार प्राप्त है। ये किसी भी प्रस्ताव को जैसे मान लीजिए पारित किया तीसरे देशों ने मिलकर, तो उस पर वीटो लगा देते हैं। क्लियर हो गई बात? जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा, जब भी बहुमत यदि भारत के पक्ष में रहता है तो या तो अमेरिका या तो चीन उस पर वीटो लगा देता है कि नहीं, प्रस्ताव गिर गया। क्लियर हो गई? विश्व बहुमत का कोई यहां पर महत्व नहीं रहा। तो ये जो तीसरा देश का तात्पर्य है वह राष्ट्र कहलाते हैं जो उपनिवेशवाद से मुक्त तो हो गए लेकिन उनके चंगुल से पूरी तरह नए राष्ट्र जो आ गए हैं इनके चंगुल में फंसते जा रहे थे। और उसी समय भारत भी आजाद हुआ था और भारत ने एक नई फिलॉसफी दी जिसको कहते हैं नॉन अलायंस मूवमेंट या गुट निरपेक्षता या असंलग्नता। और यह जो था वह नेहरू का विचार था कि भाई ना तो हम इस गुट में रहेंगे और ना ही हम इस गुट में रहेंगे। हम क्या करेंगे, हम स्वतंत्र रूप से अपनी नीतियां बनाएंगे और हम स्वतंत्र रूप से अपना विकास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह आई कि ये जो तृतीय विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं इनकी जो समस्याएं हैं वो बड़ी जटिल समस्याएं थी। जटिल समस्याएं का तात्पर्य ये गरीबी से जूझ रहे थे,
जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास खाद्यान्न का भी संकट था। क्लियर हो गई? गरीबी की समस्या। इसके पश्चात यहाँ की में अशिक्षा थी, और जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, जो सबसे बड़ी समस्या है, जो कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों की समस्या है कि दुनिया का, विश्व का अधिकांशतः 80% से ऊपर की जनसंख्या इन्हीं की है। आज भारत विश्व की अग्रणी शक्ति हो सकती थी यदि उसकी जनसंख्या कम होती। समझ में आ गई बात? अर्थात हमारे पास जनसंख्या की समस्या है तृतीय विश्व के देशों के साथ, उनके पास गरीबी की समस्या है, उनके पास भुखमरी की समस्या है। कभी कभी आप चित्र में देखते होंगे, अभी एक अफ्रीका की कंट्रीज के बारे में बता रहा था कि वहां के लोगों को रोटी नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रहा है? रोटी, खाना नहीं मिल रहा है। तो वो मिट्टी में नमक मिला के उसकी रोटी बना के खा रहे हैं। अर्थात विश्व के ये जो देश हैं, अग्रणी देश हैं, जो पूंजीपति देश हैं, उनके पास विश्व का अधिकांश पूंजी है, पैसा है। जैसे आज विश्व की सबसे प्रमुख करेंसी क्या है? डॉलर है, पौंड है। क्लियर हो गई? रुपया नहीं है, या बांग्लादेश का नहीं है रुपया, या पाकिस्तान के नोट नहीं है। किसके पैसे की वैल्यू ज्यादा है? पूंजीपति राष्ट्रों के, जो विकासशील राष्ट्र। अब बड़े मजे की बात यहाँ पर ध्यान ये देने की है कि ये जो विकासशील जितने भी राष्ट्र हैं, कच्चा माल इनके पास है। क्या है कच्चा माल का तात्पर्य? जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। जैसे कि हम लौह अयस्क, लोहा बनाने का जो अयस्क होता है, लौह अयस्क, जो छत्तीसगढ़ में बैलाडीला में है, वहां से लोहा निकलता है और लोहा वहां से सीधे विशाखापट्टनम जाता है और विशाखापट्टनम से जापान चले जाता है। अब बड़े मजे की बात यहां देखिए, जापान के पास लौह अयस्क नहीं है, लेकिन वह जो लोहा बनाता है उसके पास लोहा बनाने की उच्च तकनीकें हैं। क्लियर हो? और ये जो राष्ट्र हैं, पूंजीपति राष्ट्र और साम्यवादी राष्ट्र, इनके बीच में जो शीत युद्ध हो रहा था, उस शीत युद्ध से बचने के लिए, क्योंकि ये जो तीसरी दुनिया के राष्ट्र हैं, तीसरी दुनिया के राष्ट्र का मतलब एशिया के राष्ट्र, अफ्रीका के राष्ट्र और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र। छोटे छोटे राष्ट्र हैं, बड़े बड़े राष्ट्र हैं, इनकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन इन सब को तृतीय विश्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी समस्याएं बहुत कुछ मिलती जुलती है। जैसे सबसे बहुत महत्वपूर्ण समस्या ये है निर्धनता की समस्या। किसकी? निर्धनता की समस्या, अशिक्षा की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। और ये भारत में है, भारत से ज्यादा पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, इसी प्रकार लैटिन अमेरिकी देश चले जाइए वहां के देशों में है, अफ्रीका में तो पूरी तरह से है। तो इस देश की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, इनकी अपनी समस्याएं हैं, अर्थात इनकी विशेषताएं भी करीब करीब मिलती हैं और इनकी समस्याएं भी करीब करीब मिलती हैं। और ये जो तीसरा विश्व है, ये तीसरा विश्व जो है, यह अपने आप को अपना अलग विकास करना चाह रहा था। और अपना जब अलग विकास करना चाह रहा था तो उसके सबसे पहले उसमें आया गुट निरपेक्ष सम्मेलन। गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष का तात्पर्य है कि हम भाई ये दोनों गुटों में नहीं रहेंगे, चाहे हम यूएसए में भी नहीं रहेंगे और हम यूएसएसआर की गुट में भी नहीं रहेंगे। ना तो हम पूंजीवादी राष्ट्रों का पिछलग्गू बनेंगे और ना ही हम सोवियत रसा या साम्यवादी राष्ट्र का। साम्यवादी कहता है कि उसकी अपनी अलग आइडियोलॉजी है। साम्यवादी केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को मानता है कि सरकारी नियंत्रण हो, और ये पूंजीवादी। और भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई? भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, अर्थात उसने इस मॉडल को भी लिया और इस मॉडल को भी लिया।
हमने जो 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी के समय में लागू हुआ तो यूएसएसआर का मॉडल था। क्लियर हो गई बात। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो जितने भी राष्ट्र हैं, जो अफ्रीका के हैं, लैटिन अमेरिका के हैं, इन राष्ट्रों की जो समस्याएं हैं या जो इन राष्ट्रों की पहले हम विशेषताओं के बारे में देखते हैं तो सामान्यतः यह देखा गया है कि यह कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। इनके पास उद्योग नहीं है, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या नहीं है? और आज भी ये टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़े हैं, मैं आपको बताता हूं। तो कृषि पर आधारित थे, अर्थात उत्पाद तो ये बहुत करते थे लेकिन इनके पास पूंजी कैपिटल नहीं आता था। क्लियर हो गई बात। इसके पश्चात ये सामान्यतः निर्यात पर आश्रित रहते थे। निर्यात का तात्पर्य है कि हम कच्चे माल का निर्यात कर रहे हैं और उससे जो पैसा आ रहा है हम जी खा रहे हैं। इसका मतलब तो जी खाना हुआ। और जो हमारा माल और कमा कौन रहा है? पूंजीवादी राष्ट्र कमा रहे हैं। कच्चा माल हमारा और वो उसको बनाते हैं और बनाने के बाद हमारे ही मार्केट में बेचते हैं, क्योंकि विश्व में जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां सबसे ज्यादा माल होगा। आज आप देखते होंगे कि जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उसका अधिकार किनके पास है? ये विकसित देशों के पास है। उसके मालिक कौन बने हुए हैं? विकसित देश, चाहे वो इंग्लैंड देख लो, चाहे आप अभी अमेरिका देख लो, जितने भी हमारे वो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के मालिक वो हैं। लेकिन बाजार कहाँ मिल रहा है उनको सबसे बड़ा? उनको भारत, चाइना, जहां जनसंख्या ज्यादा है, अफ्रीका के देश, वहां पर यह अपना माल बेचते हैं और वहां से वह पैसा कमाते हैं। क्लियर हो गई। और बड़े मजे की बात यह है कि जो तृतीय विश्व के लोग इतने बेचारे ये आर्थिक रूप से कमजोर थे कि यह इनसे ऋण लेते थे। क्या ले रहे हैं? ऋण ले रहे हैं। और ऋण लेने के एवज में ये दबाव बनाते हैं कि आप हमारी नीतियों का अनुसरण करो। आज जितनी भी हमारे सामने समस्याएं हैं, जितनी भी हमारे पास समस्याएं हैं, वह समस्याएं पूंजीवादी राष्ट्रों द्वारा ही निर्मित की जाती है। अब हम महत्वपूर्ण बात देखें कि ये जो विकासशील, इनको हम विकासशील देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे भारत एक विकासशील देश है, इसमें भी दो भाग हो गए। एक भाग वो हो गया कि कुछ वो राष्ट्र जो विकासशील हैं, वो विकासशील राष्ट्र हो गए, जैसे भारत हो गया। भारत विकासशील राष्ट्र है, लेकिन है किसी भी दुनिया का ही राष्ट्र, क्योंकि वह भी परिवेशवाद से अलग हुआ है, वह भी किसी गुट में शामिल नहीं है। और उसी के आप दूसरी जगह देख लीजिए, पाकिस्तान, वो विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आएगा, वो अर्ध विकसित है। भारत जब से आजाद हुआ तब से डेमोक्रेसी है। भारत बहुत समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में भारत ने विकास ज्यादा किया। यदि भारत के पास वो समस्याएं होती तो भारत उस हिसाब से विकास नहीं करता। अब उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं हैं वो ये है कि अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में और एशिया के देशों की जो सरकारें बनी वो बड़ी अस्थिर सरकारें थी। अस्थिर सरकारें कैसी थी? आप उदाहरण के तौर पर देख लो कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी प्रारंभ की गई और डेमोक्रेसी कभी थी नहीं। अभी वर्तमान में इमरान खान चला रहे हैं, बीच में बेनजीर भुट्टो आई, लेकिन सैनिक शासन तख्ता पलट होता है। अफ्रीका के देशों में तख्ता पलट होता है। आप अभी वर्तमान उदाहरण देख लो, जो उत्तरी कोरिया है वो साम्यवादी गुट का देश था, ठीक है, विकासशील देश था, लेकिन आज वो क्या हुआ? वहां पर तानाशाही प्रवृत्ति का लीडर बैठ गया, जो पूरे विश्व को परेशान करके रखा हुआ है कि मेरे पास परमाणु बम है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, जबकि वहां की जनता भूखों मर रही है, वहां की जनता गरीब है। तो वहां के तानाशाह को मतलब नहीं, अर्थात सेना में वहां पर बार बार सैनिक शासन कहीं लागू होता है, कहीं तानाशाह सामने आते हैं, कहीं
अर्थात राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनता है। लेकिन वही आप पूंजीपति राष्ट्रों को देखिए, वहां राजनीतिक अस्थिरता नहीं। तृतीय विश्व के सारे राष्ट्रों में राजनीतिक अस्थिरता है, यह बात एकदम सही नहीं है। अब इन राष्ट्रों की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, और महत्वपूर्ण विशेषता ये हुई कि जो तृतीय विश्व के राष्ट्र हैं, तृतीय विश्व के राष्ट्रों में करिश्माई व्यक्तित्व, अर्थात जो ऐसे अचानक लीडर पैदा हुए जो कि करिश्माई व्यक्तित्व के थे, जैसे गांधी जी, क्लियर। इसी प्रकार से नेल्सन मंडेला, नासिर, टीटो। तो ये जो नेता, जैसे बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान, समझ में आई बात आपको। तो ये जो नेता है, ये नेता करिश्माई व्यक्तित्व के नेता, अर्थात ये आए और राष्ट्र के नायक बन गए, और उनके ऊपर सारी की सारी जनता उनको हीरो के रूप में देखने लगी, और वो ये सोचने लगी कि अब यही हमारा कल्याण करेंगे और यही हमारे राष्ट्र का विकास करेंगे। क्लियर हो गई। और इसके पश्चात क्या हुआ कि वहां पर सामान्यतः यह हुआ कि जब ये करिश्माई व्यक्तित्व सामने आने लगे, तो वहां की कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका मजबूत होती गई, और व्यवस्थापिका उतनी मजबूत नहीं हो पाई। और वहां दलीय प्रणाली भी धीरे धीरे ही विकसित हुई। भारत की बात छोड़ दो, भारत में दल प्रणाली है, बहुदलीय प्रणाली है। लेकिन आप इसके विपरीत जाओ, उत्तरी कोरिया में जाओ, चाइना में जाओ, वहां एक दल प्रणाली है, लोकतंत्र है, लेकिन वो नाम मात्र का लोकतंत्र है। और कई देशों में तो लोकतंत्र को बर्खास्त कर दिया गया, और वहां क्या हुआ, तानाशाह, या तो सैनिक वर्ग से निकला, सेना का प्रधान ने विद्रोह कर दिया। आप देखे होंगे छोटे छोटे राष्ट्रों में विद्रोह हो जाता, कभी सैनिक विद्रोह। तो इसको अस्थिरता का माहौल कहते हैं। तो जिन राष्ट्रों में अस्थिरता का माहौल होगा और जिन राष्ट्रों में तानाशाही होगी, तो तानाशाह तो सिर्फ सैनिक बढ़ाने पे और सैन्य शक्ति बढ़ाने में वो आगे बढ़ेगा, वो देश के कल्याण की बातें नहीं सोचेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात ही है। और इन देशों की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, वो विशेषता है भ्रष्टाचार। क्या है, भ्रष्टाचार। अब आप ये देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लोग जो होते हैं 90% टैक्स वसूल लिया जाता है, और भारत जैसे देशों में 50% टैक्स वसूलना भी बड़ा कठिन हो जाता है। अर्थात भ्रष्टाचार की जो सीमा है वह भारत में, पाकिस्तान में, अफ्रीकन कंट्रीज में, लैटिन अमेरिका, ऐसा नहीं कि विकसित देशों में नहीं है, लेकिन मात्रा बहुत ज्यादा है हमारे भारत में और दूसरे तृतीय विश्व के देशों में। और भ्रष्टाचार की समस्या इन सभी देशों में कॉमन प्रॉब्लम है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। और इसकी तुलना में जो यूरोपीय कंट्रीज, जो विकसित राष्ट्र हैं, वहां भ्रष्टाचार बहुत कम है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई अमेरिका का उद्योगपति वहां के बैंकों को लूटकर भारत में आके शरण लिया, नहीं सुना। और वो जो हमारे जो क्या नाम है किंगफिशर का, हाँ किंगफिशर का वो विजय माल्या, इस प्रकार ये भ्रष्टाचार, अर्थात ना केवल उस प्रकार का भ्रष्टाचार बल्कि प्रशासन में भी भ्रष्टाचार। अर्थात मैं आपको एक उदाहरण दूं, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए हमें बांध ही बनाना देश के विकास के लिए, मान लीजिए कि वो 5000 करोड़ में बांध बनना है, तो उसमें तो आप ये समझ लीजिए कि 20% तो भ्रष्टाचार के ऊपर चढ़ जाता है। समझ में आ रही बात? मैं एक मोटे तौर की बात कर रहा हूं। ये सभी विकसित विकासशील देशों को, तृतीय विश्व के देशों की ये समस्याएं हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण जो सबसे बहुत ही कठिन बात है, इसको बहुत गौर से सुनिएगा, जिसकी वजह से इनका विकास नहीं हुआ। अब ये जो है, ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सैन्य सामग्री खरीदना प्रारंभ किए।
अर्थात जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि कश्मीर की समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान ने, किसने, इंडिया और पाक ने इतने अधिक शस्त्रों का निर्माण किया, खरीदा, निर्माण नहीं किया, खरीदा। कोई अमेरिका से खरीद रहा है, तो कोई रशिया से खरीद रहा है, कोई दूसरी फ्रांस से खरीद रहा है। आप ये बताइए कि आपको परमाणु शस्त्र बनाने के बजाय आपको देश के विकास में पैसा लगाना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अर्थात आप अपने बजट का 20% से भी ज्यादा सैन्य सामग्री अर्थात सेना पे खर्च कर रहे हैं, परमाणु हथियार खरीदने पे, वायुयान खरीदने पे, मिसाइल बनाने पे। इससे देश का विकास नहीं होगा, इससे देश की गरीबी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। लेकिन समस्या क्या है कि इन दोनों के बीच में ये जो हमारा एक मुद्दा है, और ये सिर्फ इन देशों के बीच में मुद्दा नहीं है। क्लियर होगी बात आपको? अब आप देखिए कि अरब और इजराइल के बीच का विवाद, अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच में कई युद्ध हो चुके हैं। इसी प्रकार इराक और ईरान के बीच में विवाद, ठीक। और इन विवादों को प्रोत्साहित करने वाले कौन है? जो युद्ध सामग्री बेचते हैं, विकसित देश। अगर युद्ध सामग्री बेचेगा अमेरिका, तो अमेरिका को पैसा मिलेगा, ठीक है। युद्ध होगा तो युद्ध सामग्री की डिमांड होगी। क्लियर होगी बात? तो ये धीरे 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 बातें चलने लगी। लेकिन बड़ी संयोग की बात यह है कि ये सन 1991 तक ये शीत युद्ध अपने चरम पे था। अर्थात शीत युद्ध के समय में कब तीसरा विश्व युद्ध हो जाए यह कहा नहीं जा सकता था। चाहे वो कोरिया की समस्या का मामला हो, चाहे वो कांगो की समस्या हो, चाहे वह वियतनाम का मामला हो, चाहे वह सीरिया का मामला हो, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो, ये दोनों बराबर बराबर, हिंद महासागर की समस्या हो, तो ये वर्चस्व की लड़ाई के लिए आमने सामने आते थे। तो जब इनमें शीत युद्ध था तो ना केवल इन्होंने हथियार इकट्ठा किए, बल्कि अपने अधीन जो राष्ट्र थे उनको हथियार बेचे। इनको बेचना क्या था? इनको कृषि से संबंधित उत्पाद बेचने थे, इनको शिक्षा सामग्री वितरित करनी थी, इनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना था। ये सब नहीं हो रहा है। हुआ क्या है? क्योंकि ये अपना लाभ, पूंजीपति राष्ट्र ये अपना लाभ देखना चाहते थे। और कई बार ऐसा आया कि युद्ध हो जाएगा, तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, युद्ध हुआ नहीं। और युद्ध ना होने का महत्वपूर्ण कारण हमारा ये थर्ड वर्ल्ड है, क्योंकि यह संतुलन बना के रखता था, यह विरोध करता था। जितने भी गुटनिरपेक्ष से संबंधित राष्ट्र थे वह विश्व शांति के पोषक थे। तो और इन राष्ट्रों की संख्या 135 के आसपास है। कितनी है? 135 के आसपास है। तो ये विरोध करते हैं, ये विकास करना चाहते हैं, लेकिन वह विकास इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी भी अपनी कुछ कुछ समस्याएं हैं। और इनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं में जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या मैंने आपको बताई कि इनमें परस्पर एक दूसरे से पटती नहीं है। जैसे इस्लामिक राष्ट्र ले लो, इस्लामिक राष्ट्र का मतलब है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, इसके अलावा ओमान, लीबिया, अफगानिस्तान, कुवैत, इराक, ईरान, ठीक। ये जितने भी मोहम्मदन कंट्रीज हैं वहां पर तेल की प्रचुर मात्रा है, बहुत ज्यादा तेल है, ऊर्जा का स्रोत है। अब ये तेल के लिए लड़ाई करते हैं, ये दोनों के दोनों पूंजीपति और साम्यवादी राष्ट्र करते थे। और आज भी ये जो तेल उत्पादन राष्ट्र हैं, ये स्वतंत्र होने के बावजूद भी किसी न किसी गुट से हैं। आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊं कि इराक पर, आपको मालूम है, इराक पर सद्दाम हुसैन का जब शासनकाल था तो अमेरिका ने उस पर युद्ध लाद दिया 1991 में। क्यों? उस पर आरोप लगाया कि आप परमाणु बम बना रहे हो, आप बना चुके हो, और दूसरा बना रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है।
तो इसको क्या कहते हैं? दादागिरी। विश्व राजनीति में दादागिरी, क्योंकि मेरे पास परमाणु बम है और परमाणु बम किनके पास है? 5 लोगों के पास है। भारत इसका विरोध करता है। भारत ने परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, ठीक है। तो ये कहता है कि यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे ऊपर व्यापारिक प्रतिबंध लगा देंगे, मतलब तुमसे हम व्यापारिक रिश्ते तोड़ लेंगे, तुम्हारा आयात नहीं होने देंगे, तुम्हारा निर्यात नहीं होने देंगे, तुम्हारी व्यवस्था ठप हो जाएगी। लेकिन धीरे 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 ये हुआ कि सोवियत रूस जो है, यूएसएसआर है, वहां पर मिखाइल गोर्बाचोव शासन सत्ता में आए और मिखाइल गोर्बाचोव उदारवादी प्रवृत्ति के थे, अच्छे व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि वहां के लोगों को पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट करके दोस्त उन्होंने एक सिद्धांत लाया और उन्होंने कहा परिवर्तन, और वहां के लोगों को स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बहुदलीय प्रणाली की व्यवस्था कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि यूएसएसआर जो था, जो बहुत बड़ा राष्ट्र था, वो टूट गया, अर्थात साम्यवाद का पतन हो गया, साम्यवाद खत्म हो गया। अब सिर्फ यूएसएसआर नहीं रह गया, बल्कि सिर्फ रूस रह गया। क्लियर हुई? और रूस रह गया जिसकी कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। अब धीरे 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 ये लोग अब कहने लगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है तृतीय विश्व का, यह खत्म होने लगा है। अब तृतीय विश्व क्या हो गया? क्योंकि पहला बचा, एक यूएसए बचा और दूसरा तो गायब हो गया, अब ये राष्ट्र बचे। अब इतने वर्षों में अब जैसे अब ये खत्म हो गए, तो अब ये एक ध्रुवीय विश्व हो गया, अर्थात पूरे विश्व का एक लीडर हो गया और वो हो गया यूएसए। लेकिन यूएसए के बनने के बाद ऐसा नहीं है कि वो एक छत्र उसका राज्य हो गया। जो विकासशील राष्ट्र थे, जो कमजोर राष्ट्र थे, जैसे कि सन 1945 और 50 के बीच में भारत एक कमजोर राष्ट्र था, लेकिन आज भारत विकसित राष्ट्र है और वह अमेरिका से कंधे से कंधा मिला रहा है। चाइना अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जा रहा है। क्लियर हो गई? इजराइल जो कि एक छोटा सा देश था, जो जिसका निर्माण हुआ था, इजराइल आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो गया है। जापान आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो गया। अर्थात जो पहले द्विध्रुवी विश्व था वह एक ध्रुवी में बदला और एक ध्रुवी अब धीरे धीरे बहुध्रुवी में बदल रहे हैं। बहुध्रुवी का तात्पर्य देयर आर सो मेनी पावर पॉइंट्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। क्लियर हो गई बात? अभी आप देखिए कि अभी ये जो समस्या है कोविड-19 की समस्या, अब इसमें ये बात आई कि भाई मलेरिया की दवा जो होती है वो कारगर हो रही है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने निवेदन नहीं किया, उसने कहा यदि भारत हमें मलेरिया की दवा नहीं देता है जो उसके पास भारत के पास है, तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्लियर है बात? ये क्या है? इसी को कहते हैं कि दादागिरी करना। अर्थात वो क्या करता? वो कहता कि मैं इन पे व्यापारिक प्रतिबंध लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसको डराने और धमकाने वाली बात। आपको बड़े मजे की बात बताऊं, जो पाकिस्तान है उसको हम एक संप्रभु राष्ट्र कहते हैं कि राष्ट्र है, लेकिन वहां की हर एक चीज अमेरिका के द्वारा निर्धारित होती है, क्योंकि अमेरिका उसको इतना ऋण देता है, अमेरिका उसको हथियार देता है, और वह हथियार वह किसके खिलाफ में प्रयोग करता है? भारत के खिलाफ। क्लियर हुई बात? मतलब वो अपने देश का विकास छोड़ के एक ही मुद्दा है पाकिस्तान का, वो यह है कि भारत के खिलाफ कितनी कार्रवाई किए जाए। अब बड़े मजे की बात यह है कि जब पाकिस्तान ऐसा करता है तो भारत अपनी सुरक्षा के लिए सीमा बल बढ़ाता है, भारत भी अपने परमाणु शस्त्रों को बढ़ाता है। भारत में उन्होंने कई आतंकवादी हमले किए, तो उसको दूर करने के लिए अरबों खरबों रुपया हमारा सिर्फ इसी लड़ाई में ही खत्म हो रहा है। अगर वह नहीं होता तो आज हम विकसित हो गए होते, अर्थात विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हो गए।
तो तीसरी दुनिया के देशों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये समस्या है कि वह आपस में ही लड़ते हैं। और आपस में किस बात के लिए लड़ते हैं? छोटी छोटी बात के लिए लड़ते हैं। जैसे जो इस्लामिक राष्ट्र है, जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, उनके बीच में जो सामान्यतः लड़ाई देखने को मिली है वह शिया और सुन्नी की लड़ाई मिली, जबकि दोनों ही मुसलमान हैं, एक ही समुदाय से हैं, लेकिन उनके बीच में लड़ाई चलती है। क्लियर हो गई? भारत में जो प्रमुख समस्या है, भारत की समस्या है कि भारत में संप्रदाय जो होता है हिंदू मुस्लिम की समस्या है। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको? और आज वर्तमान में तो ये हो रहा है, आज वर्तमान में ये हो रहा है जब से कि हमने अमेरिका ने कई राष्ट्रों पे, इस्लामिक राष्ट्रों पे हमला किया, अल कायदा को हटाया, उसके पहले वो क्या कहते हैं उसको, बिन लादेन को मारा। ठीक है, बिन लादेन को मारा। तो तुम लोगों को एक बड़े मजे की बात बताता हूं कि चाहे वो अल कायदा हो, चाहे बिन लादेन हो, ये सब अमेरिका के ही प्रोडक्ट हैं। पूछो कैसे? अमेरिका ने इनको तैयार किया था रसिया के खिलाफ, रसिया का पतन हो गया, अब ये सरदार किसके लिए बन गए? अमेरिका के लिए बन गए। अर्थात अमेरिका से प्राप्त किए हथियार का वह अमेरिका पे ही उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। और यूरोपियन कंट्रीज ये कभी कल्पना नहीं कर पाए थे कि ये जो आतंकवाद की समस्या है, जो कि प्रमुख रूप से एशिया और एशिया की समस्या है, अफ्रीका में बहुत कम है, तो ये जो आतंकवाद की समस्या है यह वही तक के देशों में सीमित रहेगी कि अफगानिस्तान में रहेगी, पाकिस्तान में रहेगी, सीरिया में रहेगी। क्लियर हो गई बात? लेकिन ये क्या हुआ? ये उल्टा हुआ, ये फिर उनके ही खिलाफ में करने लगे। मतलब आप गलत करोगे तो आपको गलत का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ये जो समस्याएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो तीसरा विश्व है, तीसरे विश्व की अपनी जो विशेषताएं मैंने आपको बताई, वो विशेषताएं हैं निर्धनता, गरीबी, जनसंख्या की अधिकता, ठीक, सैन्य सामग्री खरीदने की होड़, अशिक्षा। इसके अलावा इनकी समस्या है कि ये सामान्यतः इनकी अर्थव्यवस्था बहुत विकसित नहीं, कृषि पर आधारित है। और कई राष्ट्र में जो जनसंख्या की समस्या है, तो कहीं पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो कहीं पर जनसंख्या बहुत कम है। जैसे इस्लामिक कई राष्ट्र ऐसे हैं जो तेल उत्पादन करते हैं, वहां की जनसंख्या बहुत कम है। जैसे क्या कहते हैं, ओमान है और लीबिया है, ये सब राष्ट्र हैं, इनकी जनसंख्या बहुत कम है। सूडान है। क्लियर हो गई बात? तो इनकी जनसंख्या कम, अर्थात इनको उत्पादन करने के लिए लोग बाहर से आयातित करने पड़ रहे हैं, और हमारे यहाँ इतने। तो अब जो है कि इनकी तीसरी दुनिया की अपनी कुछ मांगे थी, और उन मांगों को मानने के लिए इन्होंने कई अपने गुट बनाए। इन्होंने, इनकी जो मांगे थी कि भाई जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें सभी को बराबर का दर्जा दिया जाए और बहुमत के आधार पर निर्णय हो। लेकिन जो वीटो के राष्ट्र वीटो लगाते हैं, वो राष्ट्र इस बात के लिए स्वीकार नहीं है। इसके अलावा ये चाहते हैं कि जो विकसित राष्ट्र हैं वह उन्हें सहयोग प्रदान करें। सहयोग आज वो प्रदान करते हैं, लेकिन वह अपनी शर्तों पर करते हैं। वो छोटे छोटे राष्ट्रों को, जैसे ब्राजील है, अल्जीरिया है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो उनको जैसे उधार देते हैं, तो उधार में वह ब्याज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ब्याज। और ब्याज ही उनके लिए भारी पड़ जाता है। अर्जेंटीना, भारत, पाकिस्तान, ये सब उनसे ब्याज लेते हैं। और जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यूएनओ है, विश्व बैंक है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इन पे अभी भी ये विकसित राष्ट्रों का ही, या ये समझ लो कि यूएसए और इंग्लैंड, फ्रांस, इन्हीं राष्ट्रों का ही अभी भी आधिपत्य है। तो ये जो आधिपत्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर है, ये जो आधिपत्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर है, यह सब आधिपत्य खत्म हो इस बात की डिमांड कर रहे हैं।
लेकिन डिमांड करने से ऐसा नहीं होता है। आज विश्व में ऐसा है कि आज विश्व की परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं। तृतीय विश्व के देशों को अब दो भागों में आप विभाजित कर सकते हो। एक को आप कह सकते हो विकसित राष्ट्र, क्या है, विकासशील राष्ट्र, जो कि विकसित राष्ट्रों के बराबर आ गए हैं, और कुछ राष्ट्र इतने कमजोर हो गए हैं जिनको कि अपना अस्तित्व बचाने का संकट आ गया है। आप उनको क्या कह सकते हो, अविकसित कह सकते हो या अर्ध विकसित कह सकते हो। तो विकासशील देश का तात्पर्य आप समझ गए। विकासशील देश का अर्थ होता है कि वह राष्ट्र जो कि उपनिवेशवाद से मुक्त हुए, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ना तो अमेरिका के गुट में शामिल हुए और ना ही रशिया के गुट में शामिल हुए, उन्होंने अपना स्वतंत्र विकास करना चाहा, और स्वतंत्र विकास करने के लिए उन्होंने गुट निरपेक्षता आंदोलन चालू किया, उन्होंने वांडुक सम्मेलन किया, उन्होंने G77 का निर्माण किया, उन्होंने एशिया परिषद का निर्माण किया। इसी प्रकार से तेल के जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपना एक संगठन तेल का बनाया, ओपेक कहते हैं। तो विकास करने का ये भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास में बहुत ज्यादा यह विकसित भी हो चुके हैं अभी वर्तमान में। जैसे मैं आपको बताऊं कि पहले हम जितनी भी सैन्य सामग्रीज हैं, वायुयान है, ये है, प्रक्षेपास्त्र है, टेक्नोलॉजी है, आज हम क्या करने लगे हैं, आज उसका हम स्वयं निर्माण कर रहे हैं। अब शस्त्र इजराइल भी बेचना प्रारंभ कर दिया, चाइना भी बेचना प्रारंभ कर दिया, भारत में भी निर्माण अपने चालू हो गए हैं, भारत में युद्धपोत खुद बनाए जाने लगे हैं, भारत का मिसाइल्स खुद बनाए जाने लगे हैं। अब हम अर्थात जो विकासशील देश हैं, भारत ही नहीं, ऐसे करीब 7 या 8 देश हैं जो विकसित राष्ट्र के बराबर हो रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, आज जो चीन है वह करीब करीब यूएसए के बराबर खड़ा हो गया है। आज जो भारत है वह भी करीब करीब यूएसए के बराबर जा रहा है। विकास की रफ्तार बढ़ रही है, अर्थात जिनको हम तृतीय विश्व के देश बोलते थे, आज धीरे धीरे ईश्वर कृपा से वह विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े हो रहे हैं। और आने वाला भविष्य यह भी हो सकता है कि जो तृतीय विश्व के देश हैं, उन्हीं देशों में से कोई एक देश अमेरिका के बराबर में भी खड़ा हो जाए। क्लियर हो गई? तो तृतीय विश्व की अपनी अपनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निराकरण धीरे धीरे होगा, और जब इन देशों की समस्याओं का निराकरण होगा तो विश्व अपने आप में खुशहाल होगा। और विश्व को खुशहाल होने के लिए महत्वपूर्ण जरूरी है कि हम सैनिक, जो सैन्य है, सैन्य संगठन है, परमाणु शस्त्रों का निर्माण वगैरह छोड़कर शिक्षा, गरीबी के दूर करने के उपाय, जनसंख्या के रोकने के उपाय, ठीक है, स्वास्थ्य की सेवाएं, टेक्नोलॉजी, इन सब का हम विकास करें। और विकसित देश, विकासशील देश आज वर्तमान में वह करने में बहुत कुछ सक्षम हो रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो आज के संदर्भ में जो हम तीसरी दुनिया कहते हैं, वो सन 1945 से लेकर सन 1960 के बीच की दुनिया नहीं रह गई है। इसलिए कई विचारक कहते हैं कि अब ये तीसरी दुनिया का कॉन्सेप्ट अपने आप में खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर हो गई? तो मैं समझ रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अर्थात सारांशतः यह समझ लो कि तीसरी दुनिया उन देशों को कहा जाता था या कहा जाता है जो कि अमेरिका और रशिया या पूंजीवाद या साम्यवाद के गुट में शामिल नहीं होकर अपना अलग से विकास करना चाह रहे थे। इनकी संख्या करीब करीब 135 थी। ये 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे और इन्होंने धीरे 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 अपना विकास करना प्रारंभ किया और अमेरिका और रशिया इन पर दबाव प्रारंभ से बनाते रहे कि इनके गुट में शामिल हो जाए या इनकी बात को माने। लेकिन रशिया का पतन के पश्चात आज विश्व का एक नया नक्शा आ रहा है। तृतीय विश्व के कुछ देश हमारे विकसित देशों की श्रेणी तक आ रहे हैं।
और धीरे धीरे विश्व की जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। और विचारक ये कहते हैं कि तृतीय विश्व की बात आप मत करिए, अब तो यह है कि अभी जो है कि सभी का विकास होना चाहिए और सभी विकास। तो अभी पहले एक राष्ट्र था, अब बहुत सारे राष्ट्र, अमेरिका जैसे मान लीजिए कि ये यूएसए का ये 12 ग्राम है, तो इसी के बराबर बराबर में दूसरे भी राष्ट्र आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो विकासशील देश, ये तृतीय विश्व के देश किसे कहते हैं? तृतीय विश्व के देशों की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो सभी में मूल रूप से पाई जाती हैं, जैसे जनसंख्या की वृद्धि, गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, क्लियर हो गई बात, और सैन्य सामग्रियों के लिए लड़ाई, आपसी लड़ाई, तानाशाही, नेताओं की उत्पत्ति, इन सब बातों की बात होती है। लेकिन अब वर्तमान में तृतीय विश्व युद्ध का कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे बदलने लगा है, अब वह भी विश्व के अग्रणी देशों के बराबर। ओके, समझ गया हो ना?